हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 6। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिनव के अरेस्ट हो जाने के बाद पूरा घर परेशान था। अभिनव जानता था कि आरती अपने प्रयासों में सफल ज़रूर होगी। बहुत कोशिश कर रही थी। वह वकील के साथ मिलकर वह उस घर में भी गई थी जहां वह इंसान रहता था जिसने अभिनव पर केस किया था। बहुत समझाने पर भी वह इंसान अपना केस वापस लेने के लिए नहीं माना। उपाय कुछ था नहीं। थक हार कर वह लोग वापस घर आ गए। सोमवार की सुबह सुबह ही आरती, मनमोहन जी और सिंगला जी तीनों पुलिस स्टेशन वकील के साथ पहुंचे, जहां अभिनव के बेल के पेपर दिखाकर अभिनव को जेल से बाहर निकाला गया। अभिनव ने जेल से बाहर निकलते ही मनमोहन जी और सिंगला जी के पैर छुए और कहा कि मैंने यह सब नहीं किया है। मैं नहीं जानता वह इंसान क्यों झूठ बोल रहा है या उसकी क्या मंशा है। मैंने तो सिर्फ एक मजबूर इंसान की मदद की थी। अस्पताल में मुझे नहीं पता था कि मेरा मदद मुझ पर ही भारी पड़ेगा। आपको पता है पिताजी, उस दिन जब मैं काफी देर से घर आया था, उसी दिन अचानक से एक पेशेंट मेरे पास आया था जिसके पेट में लोहे का छड़ घुस गया था। ऑपरेशन करना जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने उसी समय नर्सों को बोलकर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की थी। ऑपरेशन करके मैंने उसका वह छड़ तो निकाल दिया था, पर बाकी क्रिया मैं करता इससे पहले डॉक्टर रणबीर वहां आ गए और उन्होंने केस को हैंडओवर करने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि मुझे तुरंत ही दूसरे ऑपरेशन के लिए जाना था, मैंने भी उनके हवाले उसको करके छोड़ दिया और वहां से चला आया। बाद में मैंने जानकारी पाई कि उसका ऑपरेशन ठीक ठाक से हो गया है और उसे वहां से भेज भी दिया गया है। जो भी हो, अब तो पता करना ही होगा कि आखिर मेरे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। पर बेटा, एक और बुरी खबर है। मनमोहन जी बोले। क्या बात है पिताजी? अभिनव ने पूछा। तुम्हारे ऊपर ऐसा आरोप लगने की वजह से डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तुम्हारे ऊपर 3 सालों का पाबंदी लगा दिया है। इन 3 सालों के लिए तुम कोई भी डॉक्टरी पेशा नहीं कर सकते। मनमोहन जी ने गंभीर होते हुए कहा। अभी साबित हुआ ही नहीं ना, फिर उन्होंने किस कारण से मेरे साथ ऐसा किया है? मुझे उनसे बात करनी होगी, अभिनव ने बोला। आप जो भी करिए, लेकिन आप पर जब तक यह केस चल रहा है आप इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते, पुलिस वाले ने कहा। जी ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, अभिनव ने कहा। और जब भी आपको बुलाया जाए आपको यहाँ हाजिरी लगानी होगी, वहाँ के दरोगा जी ने बताया। हाँ, हम आ जाएंगे यहाँ पर, कहते हुए अभिनव वहाँ से निकल गया। सब घर पहुँचे। यहाँ परेशानियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभिनव जानता था कि इन सब के पीछे पूजा का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था। वह इस बात को साबित नहीं कर सकता था, और जहाँ वह साबित ना कर सके वह किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकता था। अभी पूजा प्रेग्नेंट है तो इस बात का सीधा सीधा असर अभिजीत पर पड़ता। वह अपने लिए अपने छोटे भाई की जिंदगी खराब नहीं कर सकता था, ना ही अपनी पत्नी से यह बात कह सकता था, क्योंकि पूजा आरती की बहन थी। कौन विश्वास करता? उसी दिन शाम को जब दोनों परिवार साथ में बैठे हुए थे, अभिजीत भावना के पास गया और उससे कुछ बातें करते हुए हंस रहा था। तभी पूजा नीचे आई और उसने अभिजीत और भावना को साथ में देखा तो जल गई। वह तुरंत उनके पास गई और भावना को खींचकर अपने कमरे की ओर ले गई और गुस्से में कहने लगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जब तुम्हें मैंने एक बार कह दिया था कि मेरे पति से दूर रहो तो तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? क्या तुम्हें ज्यादा ही इंटरेस्ट है अभिजीत में? क्या कह रही है दीदी आप? भावना बोली। सही कह रही हूँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आज के बाद मेरे पति के सामने मत आना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, पूजा गुस्से में बोली। तभी वहाँ आरती आ गई और बोली, मम्मी पापा जा रही हैं, तुम जाओगी या रुकोगी? उन्होंने पूछा है। मैं चल रही हूँ दीदी, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, भावना लगभग रोते हुए बोली। क्या हुआ? कोई बात है क्या? कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझसे? दीदी ने कुछ कहा है क्या? अगर बोला भी है तो छोड़ना उनकी बातों को, बड़ी है। कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा उन्होंने, आरती ने समझाते हुए कहा। छोड़ो इसकी बातों को, यह तो ऐसे ही हर छोटी बात पर रो देती है और यह रुकने वाली नहीं है। ये जा रही है, तुम जाके मम्मी पापा से कह दो। पूजा ने थोड़े ऊंचे स्वर में बोला। हाँ दीदी,
मुझे थोड़ा काम है घर पर और सर भी थोड़ा दर्द कर रहा है और घर जाकर मैं आराम करूंगी। भावना लगभग रोते हुए ही बोली। अभिजीत उसके सामने से गुजरा। भावना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अभिजीत को बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। भावना अपने माता पिता के साथ घर आ गई और आते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ ने उससे पूछा, कुछ खाएगी क्या? खा ले फिर आराम करना। भावना अपने कमरे से ही बोली, नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है, आप लोग खा लीजिए। अगर मुझे भूख लगी तो मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, माँ ने कहा। अगली सुबह भावना अपने कॉलेज के लिए निकल गई और जब वापस आई तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा 2 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और हफ्ते भर में ख़त्म भी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे कॉलेज की तरफ से ट्रिप बाहर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वहाँ पर एक कोर्स कराया जा रहा है जिसे करने का मेरा बड़ा मन है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी उसको ज्वाइन कर लूँ। मैं करके फिर वापस आ जाऊँगी। फिर आप जो कहेंगे मैं वह कर लूँगी। जाने दीजिए ना, भावना ने कहा। ओह बेटा, तुम्हें इतना कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कहती कि तुम्हें जाना है तो जाने देता। सिंगला जी मुस्कुराते हुए बोले। पर हाँ, सच सच बताना, कल क्या पूजा से तुम्हारी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से तुम जा रही हो? उन्होंने पूछा। नहीं पापा, दीदी क्या कहेंगी? उनसे भी मैंने इस बात का जिक्र किया था तो वह समझा रही थी कि अच्छा ही है, तुम जाओगी तो तुम्हारा कुछ मन लग जाएगा और हुआ तो फिर तुम बाद में भी अपने लिए कुछ और अच्छा सोच सकती हो। और कुछ नहीं, भावना ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा फिर तो ठीक है, मुझे लगा पूजा की वजह से जा रही हो। देखो बेटा, वैसे भी हमारा परिवार थोड़ा मुश्किल में ही है, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसी बात हो जो तुम्हें लगे कि तुम किसी से नहीं कह सकती तो हम अभी जिंदा हैं और हमारे रहते हुए हमारी बेटी को कोई तकलीफ हो यह हमें बर्दाश्त नहीं। और जहाँ तक रही तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात, तो कब जाना है मुझे अभी बता देना, मैं तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करवा देता हूँ। सिंगला जी समझाते हुए बोले। मैं जानती हूँ पापा, अगर ऐसी कोई भी बात हुई जो मुझे आपसे कहनी हुई तो मैं सबसे पहले आपको ही कहूँगी। भावना बोली। इधर आरती अपने पति के लिए परेशान थी। उसका मन भी नहीं लग रहा था हॉस्पिटल के कामों में, पर फिर भी जाना था और वहाँ भी अपना काम बड़ी निष्ठा से करती थी। यह नहीं कि घर की टेंशन की वजह से अस्पताल को छोड़ दे, वह दोनों चीजों को बराबर संभाल कर रही थी। अभी अभिनव का यह केस खत्म भी नहीं हुआ था कि पूजा ने एक और नई चाल चली। इतवार का दिन था, सब लोग घर पर ही थे, पुरुष मंडली बाहर थी। घर के बाहर गार्डन में अभिनव का केस का क्या करना है इस बारे में बातें कर रहे थे, जबकि महिला मंडली अपने अपने कमरों में थी। आरती की सासू माँ ने आरती को आवाज लगाई, बहू जरा तेल लेकर आना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, लगा लूं मैं? जी माँ जी, अभी आई, कहते हुए भावना किचन में तेल लेने गई। फिर वहां से अपने माँ जी के कमरे की ओर बढ़ी जो कि सीढ़ियों से ऊपर था। ऊपर चढ़ रही थी तो किसी चीज पर पैर फिसला और थोड़ा सा तेल वही सीढ़ियों पर गिर गया। उसने सोचा जब तक तेल देकर आऊंगी कोई आएगा तो नहीं, फिर मैं आकर साफ कर दूंगी। पर उसे तो पता ही नहीं था यह सब किसी और का खेल है। जैसे ही वह कमरे में गई वैसे ही छत पर से नीचे की ओर आती पूजा सीढ़ियों पर जिस पर तेल गिरा था वहां से फिसल गई। फिर वह इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज बाहर तक चली गई। पूजा की आवाज सुनते ही अभिजीत को चिंता हुई और वह दौड़ता हुआ जैसे ही अंदर आया उसको संभाला। वैसे तो कोई खास चोट नहीं आई थी, बच्चा भी ठीक था, लेकिन अभिजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्से में पूरे घर में चिल्लाने लगा, किसी को अकल नहीं है कि तेल नहीं गिराना चाहिए, सब जानते हैं। इस वक्त पूजा छत पर से नीचे आती है, ऐसे समय पर किसने गिराया है यह? पूजा की आवाज सुनकर पहले ही सासू माँ और आरती दोनों आ चुके थे। बाकी बचे लोग अभिजीत के चीखने की आवाज सुनकर अंदर आ गए। अभिजीत गिर गया होगा, तेल ही तो है, और वैसे भी पूजा ठीक है ना, तू इतना क्यों चढ़ा है? अभिनव ने बोला। ठीक है का क्या मतलब है? या आप क्या चाहते थे कि कुछ हो जाए? हो तुम्हें अपना बच्चा? अभिजीत गुस्से में बोला। देवर जी, वह तेल मुझसे गिर गया था, मैं मम्मी जी को देने जा रही थी और फिर मेरा थोड़ा पैर फिसल गया जिसकी वजह से तेल यहाँ गिर गया। मैं साफ करने ही वाली थी पर मुझे नहीं पता था
कि पूजा भी आ जाएगी और उस पर फिसल जाएगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। आरती ने बोला, क्या आप चाहती क्या हैं? आप मेरी बीवी से कभी बिना वजह सवाल करती हैं, कभी उसे धक्का मारती हैं, और आज तो आपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। गुस्से में अभिजीत बोला, यह क्या बोले जा रहे हो अभिजीत? भाभी है वो तुम्हारी, ऐसे बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मनमोहन जी डांटते हुए बोले, अच्छा यह मुझे शोभा नहीं देता, इनको शोभा देता है कि मेरे बच्चे की जान ले ले, इस घर की प्रतिष्ठा को कलंकित करे। इस घर में समझ में नहीं आता कि मेरा और मेरी बीवी का कोई स्थान है या नहीं। जिसको देखो जब देखो हमें कुछ न कुछ सुनाता रहता है, कभी मेरी बीवी को कभी मुझे। अभिनव की तरफ देखते हुए अभिजीत गुस्से में बोला, कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रहे हो? तुम तो अपनी भाभी पर इल्जाम लगा रहे हो। वे कितना ख्याल रखती है सबका, फिर भी तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। अभिनव भी गुस्से में बोले जा रहा था, आप दोनों लड़िए मत, मेरी गलती थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आरती ने बढ़ते हुए झगड़े को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।